हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर chemistry class. In today's class, we'll be continuing the chapter number 7 titled as P block elements. So बच्चों हम पढ़ रहे थे P block elements को and as you already know that we had started the compounds of group 17 elements. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स को स्टार्ट कर दिया था और हमने सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही कंपाउंड पढ़ा था, दैट वाज क्लोरीन. ओके, वी हैड स्टडीड अ कंपाउंड ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स दैट वाज Cl2 क्लोरीन. और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखने हैं, दैट आई हैड टोल्ड यू. और मैंने आपसे कहा था कि बच्चों यूजेस क्लोरीन के आप खुद कर लेना. ओके, सो यूजेस के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लोरीन के यूजेस के अंदर एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है यूजेस में से, वो होता है नेम और ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी टू पॉइजनस गैसेस विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन. पॉइजनस गैसेस. तो बच्चों यूजेस के अंदर आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, आप वहाँ से किन्हीं भी दो गैसेस के नाम याद रख सकते हो. सो दैट इज़ योर होमवर्क, वो आपको खुद करना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो पे अटेंशन टू इट. ओके, सो यूजेस में से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट यू मस्ट रिमेंबर. सो बच्चों हम कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स पढ़ रहे थे और इसी कंसेप्ट के अंदर आज हम आपको पढ़ाएंगे अबाउट HCl दैट इज़ हाइड्रोजन क्लोराइड. उसके बाद आप पढ़ोगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस और लास्ट में आप पढ़ोगे बच्चों इंटर हेलोजन कंपाउंड्स. ओके, सो ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर एंड दिस इज द सेकेंड लास्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर. ओके, सो द कंपाउंड दैट वी विल बी स्टडिंग राइट नाउ इज HCl दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड. एक ऐसा कंपाउंड जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हो और यूज़ करते हो अपनी लेबोरेटरी क्लासेस के अंदर. सो एज यू नो वेरी वेल कि हम डिस्कस करते हैं बच्चों प्रिपरेशन, फिर प्रॉपर्टीज़ और फिर यूजेस. तो पहले स्टार्टिंग करते हैं बच्चों प्रिपरेशन से. सो अंडर प्रिपरेशन लेट अस टॉक अबाउट द मेथड्स बाय विच वी कैन प्रिपेयर HCl. और प्रिपरेशन के अंदर भी हम बच्चों हम पढ़ते हैं सिर्फ लेबोरेटरियल प्रिपरेशन को. So let's study laboratorial preparation of HCl. So in laboratory basically HCl is prepared by heating sodium chloride along with sulfuric acid. तो अगर आप बच्चों सोडियम क्लोराइड को हीट करते हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो आपको मिलता है HCl. ओके, आगे बाय प्रोडक्ट मिलेगा, वो आप रिएक्शन को देख करके खुद भी निकाल सकते हो. देखो ध्यान से, आपने यहाँ पर H यूज़ कर लिया, Cl यूज़ कर दिया, बचा क्या सोडियम और सल्फेट. आपको अच्छे से मालूम है कि सोडियम शोज़ वैलेंसी ऑफ +1, सल्फेट शोज़ यू वैलेंसी ऑफ -2. सो जो कंपाउंड बनेगा आपके पास बच्चों वो बेसिकली होता है Na2SO4. और ध्यान रखना ये जो बाय प्रोडक्ट बनता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. अगर आपका टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं, इट इज़ अराउंड 800 केल्विन. कि जिस मोमेंट की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज़ अराउंड 800 केल्विन. इस समय पर जो रिएक्शन आपके पास सामने हो रही है ये, अगर ये टेम्परेचर इसका आधा होगा दैट इज़ अगर ये 400 केल्विन होगा बच्चों, तो जो यहाँ पर आपका बाय प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी सोडियम बायसल्फेट NaHSO4. ठीक है, सो टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है यहाँ पर. अगर 800 केल्विन है तो आपको मिल रहा है Na2SO4, अगर होगा 400 केल्विन तो आपको मिलेगा NaHSO4. इज़ दिस क्लियर टू यू? सो दिस इज़ हाउ यू प्रिपेयर HCl इन लेबोरेटरी. अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है कि हाउ कैन यू ड्राई
HCl, or you can say how can you dehydrate HCl gas. बच्चों इसके पीछे का आंसर बहुत ही सिंपल है क्योंकि आपके एग्जाम में ही आता है. इसके पीछे का आंसर होता है बाय पासिंग थ्रू कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. बाय पासिंग थ्रू concentrated sulfuric acid. Reason behind telling you this is कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता रहता है. प्रिपरेशन के अंदर सिर्फ इतना ही है आपके कोर्स में. नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रॉपर्टीज. लेट्स डिस्कस प्रॉपर्टीज वन बाय वन ऑफ HCl. एंड यस, डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये बात ध्यान रखना कि जिसकी बात हम आपके सामने कर रहे हैं वो है बच्चों हाइड्रोजन क्लोराइड. नाम ध्यान से देख लो एक बार. इट्स हाइड्रोजन क्लोराइड एंड नॉट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो डू नॉट कंफ्यूज वी आर टॉकिंग अबाउट अ गैस और वी आर टॉकिंग अबाउट एन एसिड. तो अभी तक हम एक गैस के बारे में बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के बारे में. फाइन. और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो इसी गैस की एक एक्वस फॉर्म होती है. नॉट एक्वस, इट्स लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख रहा हूँ आपके सामने, आप उन्हें नोट डाउन कर लेना. पहली प्रॉपर्टी है इट इज़ अ कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग gas and it easily liquefies to a colorless liquid whose aqueous solution is known as hydrochloric acid. नाउ आई होप कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक लिक्विफाइड फॉर्म है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की. ओके, सो दीज वर टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है HCl का, इट्स वेरी हाई, विच शोज दैट कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयंस में बहुत ही ईजिली ब्रेक होगा. सो एज इट ईजिली ब्रेक्स इनटू H+ एंड द अदर आयन, सो इट एक्ट एज अ वेरी गुड एसिड. सो इट हैज़ अ हाई dissociation constant which makes it a good acid, strong acid. Constant which makes it a strong acid. This was the third important point under the subsection of property. अब आते हैं बच्चों अगले पॉइंट पर. अगला पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पॉइंट में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है. और अगला पॉइंट है बच्चों, एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं एक्वा रेजिया. नाउ इम्पॉर्टेंट इस कि ये होता क्या है और इसका फंक्शन क्या होता है और क्या रिलेशन है इसका हमारे HCl के साथ. सो बच्चों एक्वा रेजिया एक मिक्सचर होता है. इट इज़ अ मिक्सचर दैट कंटेन्स 3 parts of concentrated hydrochloric acid and 1 part of concentrated nitric acid. इस तरह के मिक्सचर को हम बोलते हैं बच्चों एक्वा रेजिया. केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका? बहुत ही सिंपल है. केमिकल फॉर्मूला इज HNO3 3HCl. दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एक्वा रेजिया. अब बात करते हैं इसके यूजेस की. तो बच्चों इसका यूज़ ये है कि ये अपने अंदर
नोबल मेटल्स को डिसॉल्व कर लेता है। एक्चुअली नोबल मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो ईजिली रिएक्ट नहीं करते किसी भी कंपाउंड से, दे आर हाईली अनरिएक्टिव। और अगर हमें किसी सब्सटेंस में से हमारे पास कोई चीज़ है और उसके अंदर हमारे पास अनवांटेड कुछ नोबल मेटल्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हमें रिमूव करना है, तो अगर हमें उनको रिमूव करना है, सो व्हाट वी डू इज़ हम एक सॉल्यूशन ऑफ एक्वा रेजिया को इसमें ऐड कर देते हैं, एंड ऑन एडिंग दिस सॉल्यूशन इनटू दैट, जो अनवांटेड नोबल मेटल्स हैं वो इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं और जो वो सब्सटेंस था वो हमें अपनी प्योर फॉर्म में मिल जाता है। सो दिस इज़ एक्चुअली द वर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड दैट मेक्स इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके, ये बहुत ही अच्छा कंपाउंड है, इट्स हाईली यूजफुल कंपाउंड। सो यू मे राइट डाउन दैट इट इज used for dissolving noble metals. I hope the use is also clear to you. So बच्चों, these were some important properties that you need to remember regarding HCl, hydrogen chloride gas. Now if I talk about its use, तो एक use तो आपने बच्चों देख ही लिया है, that is it is used for डिज़ोल्विंग नोबल मेटल्स। एक यूज़ आपने इस लेक्चर में देख लिया, तो आप ये लिखाओगे। अगला यूज़ आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, वेयर आई टोल्ड यू हाउ वाज Cl डिस्कवर्ड। क्लोरीन जो गैस थी उसको हमने कैसे डिस्कवर किया था, ओके, या हाउ इज़ इट फॉर्म्ड। सो आपने देखा था कि वहाँ पर मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ एक एसिड ने रिएक्ट किया था टू गिव यू क्लोरीन। उस एसिड का नाम था बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो एक इसका दूसरा यूज़ हो गया, दैट इज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन। तो यूजेस बहुत सारे हैं आपके पास, बस आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए। पहला यूज़ आपने अभी देखा, यही सेम लिख देना आप, ओके, कि मिक्सचर ऑफ HCl इज़ यूज्ड फॉर डिसॉल्विंग नोबल मेटल्स, दिस यू मे राइट योरसेल्फ। अगला यूज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन गैस। थर्ड यूज़ भी आपको खुद को मालूम है, आप इसको लेबोरेटरी में कितने ज़्यादा यूज़ करते हो, लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ HCl को, यू यूज़ इट वेरी मच, सो एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। सो दीज 3 यूजेस आर इनफ फॉर यू, और इन्हें याद करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, बस आपका थोड़ा माइंड एक्टिव होना चाहिए, तो आप यूजेस को खुद लिखाओगे अगर एग्जाम में आते हैं तो। So I hope this compound, that is HCl, this is clear to you. So now let's move on to other compound of group 17 elements under which we'll be studying oxo acids of halogens, जिसके अंदर बेसिकली आपको हम दिखाएंगे the structure of those oxo acids, वो आपके एग्जाम में आते हैं। So that you need to remember. So for that I need to turn my page, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। So now we'll be studying the oxo acids of halogens। इसके अंदर बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ दीज ऑक्सो एसिड्स आर इम्पॉर्टेंट, और स्ट्रक्चर्स के अंदर भी हम सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन के ही ऑक्सो एसिड्स को पढ़ते हैं। एंड लेट मी टेल यू बच्चों कि जो फ्लोरीन है, इट्स ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, it forms only one oxo acid, whereas chlorine forms 4 oxo acids, bromine forms 3 oxo acids, and iodine also forms 3 oxo acids। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। सो दे आर बेसिकली 4 ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, जिसमें से आपने किसी एक का स्ट्रक्चर याद रखना है, बाकी सबके आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। और आपको जो स्ट्रक्चर इस बार याद रखना है बच्चों वो है हाइपोक्लोरस एसिड का। हाइपोक्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, बाकी सारे स्ट्रक्चर आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। आई विल शो यू हाउ। देखो, हाइपोक्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर होता है बच्चों ऐसे कुछ, तो आपने इसको बड़े ध्यान से देखना है और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। This is actually the structure of hypochlorous acid। थोड़ा सा H नीचे झुका दिया गया है क्योंकि ऊपर
एसिड का नाम लिखा हुआ था। आई होप यू वोंट माइंड। ओके, सो दिस वाज हाइपोक्लोरस एसिड। अब आते हैं बच्चों क्लोरस एसिड पर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फ़र्क क्या है इन सारे एसिड्स में, कि हम इन्हें अलग अलग नाम क्यों दे रहे हैं। और उसके बाद आप पढ़ोगे बच्चों क्लोरिक एसिड को, और थर्ड आप पढ़ोगे परक्लोरिक को। परक्लोरिक को ओनली स्ट्रक्चरल्स यू विल बी स्टडिंग। सो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। सो बच्चों जो इसका हाइपोक्लोरस एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है HOCl। आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर से भी HOCl। इज दिस क्लियर टू यू? अगर मैं बात करूं क्लोरस एसिड की, तो क्लोरस एसिड में क्या हुआ, एक ऑक्सीजन ऐड हो गया। कैसे ऐड हो गया? HOClO, एक ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ ऐड हो गया, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भाई ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस। हेलोजन कौन सा? हमारा क्लोरीन है। तो जो ऑक्सीजन आएगा वो क्लोरीन के साथ ही अटैच होगा। दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। तो जो ऑक्सीजन आएगा वो क्लोरीन के साथ आकर अटैच हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो क्लोरिक एसिड में क्या हुआ, यहाँ पर एक ऑक्सीजन आया तो क्लोरिक में एक और बढ़ गया, दैट इज HOClO2 हो गया। अगर हम आए पर क्लोरिक पर, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन आपका और बढ़ गया, दैट इज HOClO3 यहाँ पर हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, नाम आप याद कर लो। देखो कई सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं किसी को चीज़ को याद करने की। आप बहुत ही सिंपली याद रख सकते हो कि हाइपो मतलब पहला, जिसके अंदर एक ही ऑक्सीजन है। ओके, लाइक दिस, फिर क्लोरस आया, फिर क्लोरिक आया, फिर परक्लोरिक आया। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर्स। बस ध्यान ही रखना है कि जो भी ऑक्सीजन आ रहा है वो आकर के अटैच हो रहा है क्लोरीन के साथ। ओके, एंड ऑक्सीजन विल मेनली फॉर्म a double bond with chlorine. The second oxygen that is coming, second, third, fourth, जो भी ऑक्सीजन आ रहे हैं क्लोरीन के पास, वो सारे डबल बॉन्ड बनाएंगे एक्सेप्ट दिस फर्स्ट ऑक्सीजन। इज दिस क्लियर टू यू? तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरस एसिड। तो सेम पहले ये बना दो। सबसे पहले आप हाइपोक्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर बना दीजिए। सो ये मेरे पास बच्चों हाइपोक्लोरस का क्लोरीन हो गया, इसके साथ इसका ऑक्सीजन हो गया, और थोड़ा सा टेढ़ा होकर के यहाँ पर इसका हाइड्रोजन आ गया। तो ये तो क्या हो गया, ये हाइपोक्लोरस एसिड हो गया। इज दिस क्लियर टू यू? बट हम बनाना क्या है, क्लोरस एसिड, जिसके अंदर क्या हुआ, एक ऑक्सीजन और आ गया, एंड दैट अटैच्ड इटसेल्फ विद क्लोरीन। तो लो भाई, एक डबल बॉन्ड के साथ हमने ऑक्सीजन दे दिया। बस यही स्ट्रक्चर होता है इसका, क्लोरस एसिड का। फाइन। सो आपने क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर याद कर लिया, सिर्फ एक ऑक्सीजन को हमने ऐड कर दिया। ओके, अब आते हैं क्लोरिक एसिड पर। बट मैंने जैसा कि आपसे कहा है कि आपने याद रखना है सिर्फ और सिर्फ हाइपोक्लोरस का। तो हम हाइपोक्लोरस का बना देते हैं फिर से यहाँ पर। सो हम हाइपोक्लोरस का बनाएंगे, थोड़ा स्पेस कम लग रहा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। दिस इज ऑक्सीजन, देन वी हैव हाइड्रोजन ओवर हेयर, और क्लोरीन के साथ में आप कितने ऑक्सीजन है बताइए मेरे को? 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन लगा दो। एक तो जहाँ पहले लगा था वहीं लगा दो, और एक उसके थोड़ा साथ में लगा दो। दिस इज द ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन बच्चों ये आ गया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरिक एसिड। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो आपने याद रखा सिर्फ और सिर्फ हाइपोक्लोरस से, और आपने 2 स्ट्रक्चर्स अपने आप बना दिए। अब आते हैं थर्ड वाले पर। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन आ गए क्लोरीन के साथ। तो वही सिंपल चीज़ है कि आप पहले इसका बनाओ एज इट इज़, Cl बनाइए यहाँ पर, along with this draw oxygen and then make hydrogen. Now along with this chlorine add 3 oxygen with double bond. तो एक ऑक्सीजन पहले से लगा हुआ था क्लोरस एसिड में, एक ऑक्सीजन हो गया क्लोरिक एसिड का, और एक लास्ट ऑक्सीजन जो लगेगा दैट विल बी ऑफ परक्लोरिक एसिड। अब वो थोड़ा दूर आएगा, दैट इज ड्यू टू दी रिपल्सिव इफेक्ट ऑफ दीज 2 ऑक्सीजन्स। तो ये स्ट्रक्चर हो गया बच्चों परक्लोरिक एसिड का, एंड दैट्स ऑल। सिर्फ ये 4 स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग दी ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। सो आई होप दीज स्ट्रक्चर्स वर डेफिनेटली क्लियर टू यू। सिर्फ इतना ही आपने बच्चों याद रखना है। याद रखना भी क्या है, सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, इसका स्ट्रक्चर, और ये नेम याद रखने हैं।
That's it. Okay, so I hope these compounds of oxo acids of chlorine are also clear to you. Now let's move on to a very important class of compound which we call as interhalogen compounds, जिसके बारे में आपने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा बहुत समझा था कि इंटरहेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं. सो जैसा कि नाम खुद ही इंडिकेट कर रहा है कि ये इंटरहेलोजन्स हैं, यानी कि यहाँ पर एक हेलोजन ने दूसरे हेलोजन से रिएक्ट किया, कंपाउंड बनाया है. इंटरहेलोजन compounds. This is our last class of compounds that we will be studying under the compounds of group 17 elements. So first of all, let us define these interhalogen compounds. So बच्चों, interhalogen compounds are basically the compounds of two different halogens, as simple as that. So compounds of two different halogens are known as interhalogen compounds. आपको मालूम है, इफ़ आई टॉक अबाउट इट्स जनरल फॉर्मूला, कि मैं अगर कहूँ कि मेरे पास x एक हेलोजन है, x डैश एक हेलोजन है. ओके, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब इट कैन बी एनी हेलोजन, इट कैन बी एनी हेलोजन. बस एक हम क्राइटेरिया रख करके चल रहे हैं कि जो आपका एक्स डैश है, इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एक्स. ये आपने मानना है, क्योंकि तभी हम इसका एक जनरल फॉर्मूला दे पाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम किसी फॉर्मूले को लिखते हैं, सो वी अरेंज द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये बात तो आप सभी को मालूम होनी चाहिए. फाइन. सो इफ़ आई गिव अ जनरल फॉर्मूला फॉर इंटरहेलोजन्स, तो बेसिकली बच्चों 4 आते हैं. देखिए क्या क्या आता है. एक होता है एक्स डैश, एक और होता है बच्चों X3, then we have, depending upon the oxidation state, the less electronegative element or halogen is showing to you. उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का कंपाउंड बनने वाला है. सो ये तो हो गई कुछ बेसिक बात अबाउट इंटरहेलोजन कंपाउंड्स. बट जैसा कि आपको मालूम है कि हम पढ़ते क्या क्या है किसी भी कंपाउंड के बारे में, उसकी प्रिपरेशन, फिर प्रॉपर्टीज़ और फिर यूजेस. सो लेट अस बिगिन विद द प्रिपरेशन सेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ये जो इंटरहेलोजन कंपाउंड्स हैं ये कैसे प्रिपेयर होते हैं. सो पहले आइए वो पढ़ते हैं. सो प्रिपरेशन की अगर हम बात करें बच्चों, ओके, सो प्रिपरेशन. सो प्रिपरेशन तो बहुत ही सिंपल होती है, दैट इज़ बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द हेलोजेंस. डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, सो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन इज इनफ फॉर देम. ओके, सो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब है कि आप x को x डैश के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लाइए एंड इट विल गिव यू x एस डैश. बट जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास कई सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि वो चाहे तो x डैश बना सकता है, और इट में ऑल्सो फॉर्म द ऑक्सीडेशन स्टेट 3, 5 और 7. तो ये फैक्टर्स किस पर डिपेंड करते हैं, तो वो समझ लेते हैं. दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हेन आई विल बी गिविंग यू एन एग्जाम्पल. ओके, तो एग्जाम्पल को समझना बहुत ध्यान से, बहुत ही सिंपल है उसको समझना. कि अगर मैं ले लूँ बच्चों क्लोरीन और साथ में ले लूँ बच्चों फ्लोरीन, दोनों ही 2 अलग अलग हेलोजेंस हैं. इज़ दिस क्लियर टू यू? और आप अगर देखो तो दोनों की वॉल्यूम मैंने बराबर ली है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है. सो द रेशियो ऑफ द 2 इज इक्वल, इट इज़ सेम. तो बच्चों अगर इन दोनों को मैं रिएक्ट करता हूँ एट अ टेम्परेचर विच इज़ नियरली 450 केल्विन, तो वहाँ पर ये दोनों कंपाउंड्स बनाते हैं ऑफ द टाइप ClF. बैलेंस आप कर लीजिए, यहाँ पर 2 आ जाएगा, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू. बट ध्यान आपने देना है ClF पर. तो ये इस टाइप का कंपाउंड बना है. व्हेन देयर वाज इक्वल वॉल्यूम ऑफ द 2 रिएक्टेंट्स, तो आपके पास इस तरह का कंपाउंड आया.
अब मान लेते हैं कि मेरे पास क्या हुआ बच्चों कि क्लोरीन as it is, but now I had taken 3 units of fluorine. 3 units of fluorine. So now the two will combine with each other to give you a compound of the type ClF3. I hope you could get that. कि इस बार देखो कंपाउंड किस फॉर्म का बना है, इस फॉर्म का बना है. When ऐसा कब हुआ जब आपके पास एक कंपाउंड एक्सिस में था. When one was in axis, then you had this sort of compound with you. ठीक है बच्चों, और ऐसे ही सीधा ट्रेंड आपको बाकी और भी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में देखने को मिलता है कि अगर आपके पास बच्चों वॉल्यूम सेम होती है, सो देयरफॉर आपके पास कंपाउंड आता है इस फॉर्म का. अगर वॉल्यूम में फ़र्क होता है, आपने देखा फ़र्क किस रेशो में, अगर 1:3 में तो कंपाउंड ऐसा आएगा. मान लेते हैं 1:5 में, तो कंपाउंड देखना कैसा आता है. हैव अ लुक ऑन दैट एज वेल कि आपके पास Cl2 है प्लस 5F2 है. इसे आप जनरल कोई और भी मान सकते हो. यू कैन कंसिडर ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा. ठीक है. सो दिस विल गिव यू एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट अ कंपाउंड ऑफ द टाइप ClF5. यू में बैलेंस इट आउट, 2 and 2 विल गिव यू 2 ओवर हियर. सो आपने ध्यान से देखा रेशो था 1:5, तो कंपाउंड बना इस टाइप का X(X'5). ओके, सो आई होप यू विल गेट दिस अरेंजमेंट कि अगर आपके एग्जाम में आता है ये इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन कि कंप्लीट करो इक्वेशन को, तो आप बहुत ही सिंपली इन्हें कंप्लीट कर पाओगे. बस रेशो पर ध्यान देना थोड़ा सा. ओके, और फिर आप कंपाउंड को अपने आप प्रेडिक्ट कर पाओगे. सो दैट वाज रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड. सो फॉर दैट आई नीड टू टर्न माई पेज. सो यू प्लीज नोट डाउन this preparation portion of interhalogen compounds. So बच्चों, now we'll be discussing the properties of interhalogens. So properties of interhalogens are very interesting. पहली important property आपके पास ये है कि जो interhalogen compounds होते हैं, interhalogens are more reactive than halogens. More reactive than halogens. Now this is something interesting because हमें पहले से ही मालूम था कि भाई हेलोजेंस तो ऐसे कंपाउंड्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हाईली रिएक्टिव हैं. बट अब हमारे देखने में ये आया कि हमारे पास एक और क्लास है कंपाउंड्स की विच आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजेंस. ठीक है. सो उसके पीछे का रीज़न सिंपल है बहुत कि बच्चों जो बॉन्ड बनता है बिटवीन टू हेलोजन कंपाउंड्स, टू डिफरेंट हेलोजन, दैट इज वीकर देन द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर काइंड ऑफ हेलोजेंस. आई होप यू विल गेट दैट. देखो, अगर आपके पास एक कंपाउंड है जो इजीली ब्रेक होगा. ओके, मेरे पास एक कंपाउंड है, लेट मी से, चलो यही मान लेते हैं इंटरहेलोजन ही, X2X'. मैंने कहा भाई ये इजीली ब्रेक होगा. अगर ये इजीली ब्रेक होगा सो इजीली रिएक्ट करेगा. रिएक्ट करने का मतलब होता क्या है? रिएक्ट करने का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स. तो पहली चीज़ क्या आती है? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स. बाद में नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन आता है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो ये अगर बॉन्ड आपका इजीली ब्रेक हो रहा है तो हाँ जी, ये कंपाउंड हाईली रिएक्टिव है. सो रीज़न आपको लिखना है, सो आप लिख सकते हो दैट ड्यू टू वीक X2H- bond as compared to, इसको X2X बॉन्ड कर लो. ठीक है, X हटा दो बॉन्ड. सिर्फ फ्लोरीन एक ऐसा एक्सेप्शन है जो इंटर हेलोजन से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है. सो दैट इज एन एक्सेप्शन. So this was property number 1. Now property number 2 is that all interhalogen compounds react with water to give you hydrogen halide and hypohalite.
Let me explain this complex statement with the help of a simple chemical reaction कि आपके पास एक इंटर हेलोजन कंपाउंड है, ये बहुत ही आसानी से रिएक्ट करता है वाटर के साथ टू गिव यू फर्स्ट ऑफ ऑल a hydrogen halide and an hypohalite. So this was important property number 2. Now let's study the important property number 3. So property number 3 भी बहुत सिंपल है बच्चों. property number 3 के अंदर बेसिकली हम ये पढ़ते हैं, हम ये देखने को मिलता है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेनली, द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ of interhalogen compounds are intermediate between the constituent halogens. कि जिन हेलोजेंस ने मिलकर के इस इंटर हेलोजन कंपाउंड को फॉर्म किया है, किसी भी इंटर हेलोजन कंपाउंड की अगर आप बात करो, सो जो इंटर हेलोजन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होंगी दे विल बी समवेयर इंटरमीडिएट बिटवीन दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी दोज कॉन्स्टिट्यूएंट हेलोजेंस. सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 3, अगली प्रॉपर्टी ये है कि दे ऑल आर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, ऑब्वियस सी बात है, एंड आर डायमैग्नेटिक इन नेचर. ओके, ये एक चीज़ है जो आप याद कर सकते हो या फिर आप चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो यूजिंग द नॉलेज ऑफ योर क्लास 11th कि दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर. सो दे आर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स which are basically diamagnetic. सो बच्चों इतनी प्रॉपर्टीज़ आपके लिए सफिशिएंट हैं. अब एक लास्ट जो आपका होमवर्क है, वो होमवर्क है बच्चों आपने पढ़नी है क्लास 11th की वेस्पर थ्योरी, या फिर अगर वो भी ना पढ़ो तो कम से कम टेबल नंबर 7.11 आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर है, उसको पढ़ लेना. और जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स हैं, ओके, यू मस्ट नो दो स्ट्रक्चर्स कि किस कंपाउंड का क्या स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो एग्जाम में आपके आता है. ओके, इफ़ यू कुड रिमेंबर, अदरवाइज आई विल सिंपली आस्क यू टू गो एंड रिवाइज वेस्पर थ्योरी. वो एक ऐसी थ्योरी है जो आपके बहुत काम आती है, ओके, इन योर फ्यूचर एज वेल. तो वेस्पर थ्योरी को रिवाइज करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है. आई हैड टॉट यू वेरी नाइसली इन योर क्लास 11th. आप चाहो तो अपने नोट्स को यूज़ करो या फिर अपनी एनसीईआरटी की बुक को यूज़ करो, वेस्पर थ्योरी को रिवाइज करो और वहाँ से प्रेडिक्ट करना सीखो कि किस मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है. सो दैट आई एम गिविंग यू एज एन होमवर्क. सो विद दैट होमवर्क आपकी प्रॉपर्टीज़ भी बच्चों फिनिश हो जाती हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी यूजेस, और ये हमारा आज का लास्ट सब सेक्शन होगा, बिकॉज ग्रुप 18 एलिमेंट्स को हम कल स्टार्ट करेंगे और वहाँ पर बहुत ही कम मैटर हमारे पास अवेलेबल है पढ़ने के लिए. सो वो हम कल के लेक्चर में ही एंड कर देंगे. ओके, सो आई वोंट बिगिन ग्रुप 18 एलिमेंट्स इन टुडेज लेक्चर. सो बच्चों इसके दो फेमस यूजेस हैं जो आप याद रख सकते हो. पहला है इट इज़ यूज्ड एज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट. एक्वस सॉल्वेंट लिख दिया है उसको मैंने, और अगला यूज है इसका एज अ फ्लोरीनेटिंग एजेंट. So these are two important uses that you must remember regarding interhalogen compounds. ठीक है बच्चों, सो इंटरहेलोजन कंपाउंड्स के लिए इतना इनफ है, और इसी के साथ हमने आपका ग्रुप 17 एलिमेंट्स को भी यहाँ पर पढ़ करके ख़त्म कर दिया है. ओके, बट अभी आप इस लेक्चर को क्विट नहीं करोगे. आई एंड दिस लेक्चर नाउ, बट अब इसके जस्ट बाद आप क्या करोगे, अपनी क्लास 11th की बुक उठाओगे केमिस्ट्री की, वहाँ से वेस्पर थ्योरी को ज़रूर पढ़ोगे, बिकॉज वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट थ्योरी है बाय विच यू कैन प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड. ओके, सो आई विल रिकमेंड यू कि इस लेक्चर के जस्ट बाद आप वेस्पर थ्योरी को पढ़ें और अपने टाइम को कंप्लीट करें.
So for today's lecture, that's all. Thank you very much.